अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन और सराउंडिंग्स, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे मुख्य रूप से पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होता है, पदार्थ की अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में किस तरीके से बदला जाता है, वाष्पीकरण क्या होता है, द्रवणांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, ऊर्ध्वपतन क्या होता है, इनके बारे में एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए वन बाय वन टॉपिक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इतनी बातें तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इन टॉपिक को आप नोट कर सकते हैं पहले, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखेंगे, अच्छे से वन बाय वन करके समझेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से पदार्थ, द्रव्य या मैटर, हर वह वस्तु या चीज जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, कुर्सी, मेज, पेन आदि। जैसे ये है, इसमें देखो हमारा क्या है, ये कुछ स्थान को घेरे है, इसमें कुछ द्रव्यमान है, इसका कुछ भार है, कुछ द्रव्यमान है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारी क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे छोटा सा भी ले लिया तब भी इसका कुछ द्रव्यमान होगा और एक कुछ स्थान घेरेगा, तो यह भी हमारा क्या है भाई, एक पदार्थ कहलाता है। पदार्थों के कुछ विशेष गुण होते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। पदार्थों से संबंधित कुछ, यहाँ आप लिख सकते हो, पदार्थों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, पदार्थ जो है, पदार्थ कण से मिलकर बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से भी आप देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कैसे रिक्त स्थान होता है, उसकी जांच करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक गिलास ले लिया, इसमें मैंने क्या किया, ये कुछ हद तक मैंने इसमें पानी भर दिया। जैसे देखो, मैंने इस स्थान तक कुछ पानी भर दिया। अब इन कणों के बीच मैंने यहाँ पे मार्क लगा के आपको दिखा रहा हूँ। देखो, पानी का स्थान जो है वो कुछ यहाँ तक, पानी का स्थान जो है वो यहाँ तक है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इस पानी में मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं नमक ले लेता हूँ इस तरीके से। अब देखिए, मैंने इसमें बाहर से कोई चीज डाली, ये देखिए, मैं इस पानी में थोड़ा सा मैंने नमक डाला और इसको मिला दिया, ये घोल दिया। घोलने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके पानी में अभी एक इसी तरीके से स्थिर रहने देते हैं। कुछ देर के बाद आप देखेंगे पानी के स्तर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, पानी का स्तर जहां था वहीं रहता है। ऊपर से भी वस्तु डालते हैं तब भी वो स्थान, उसका जो मार्क आपने किया था, पानी उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो अणु होते हैं, मतलब जो इनके पानी के बीच में, जो अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, देखिए यहाँ लिखा है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान हो, तो जो रिक्त स्थान होता है उसमें घुल के उसमें मिल जाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं पदार्थों के कणों के बीच में हमारा क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं, मतलब कि उतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील रहते हैं। इनको समझने के लिए अभी हम समझेंगे इनकी अवस्थाओं के बारे में, कि ठोस अवस्थाएं क्या होती है, द्रव अवस्थाएं क्या होती है, गैस अवस्थाएं क्या होती है। आप लोग इस पे स्प्रे मारते हो, इस तरीके से स्प्रे लेते हो, स्प्रे आप मारते हो, काफी दूर तक इसकी सुगंध क्या होती है, देखो बहुत दूर तक फैल के जा रही है। तो ये गैस है, इसके अणु बहुत दूर दूर तक होते हैं, इसलिए दूर दूर तक महक जाती है, ठीक है। तो पदार्थों के कणों के बीच निरंतर गतिशीलता होती है, इतनी बात समझ गए। पहली पॉइंट आपने समझा कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते आंखों से। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो इतनी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। पदार्थ क्या है, हर वह वस्तु या चीज जो स्थान घेरे या जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जैसे लकड़ी, कुर्सी, मेज, पेन, किताब, कॉपी आदि। अब इसके गुणों के बारे में हमने देखा, पदार्थ कण छोटे से छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आशा करता हूँ इतनी बात समझे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में, मतलब कि पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ मुख्य रूप से इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस।
तीनों अवस्थाओं के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ठोस क्या होती है, द्रव क्या होती है और गैस क्या होती है। तो इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से अवस्थाओं को यहाँ लिखेंगे, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से होता है भाई? ठोस, द्रव और गैस। हाँ भाई, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा देख लो भाई। कुछ बच्चे द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। द्रव्य अलग चीज है, द्रव्य के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। द्रव जो होता है वो हमारा द्रव्य के अंदर आता है। ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीजों को हम समझेंगे। अब बारी बारी से समझेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। वैसे नॉर्मली चीज आप लोग इतनी चीज तो जानते हैं। ठोस क्या है भाई? जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। तो थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग लिखते चलना चाहते हैं तो लिख सकते हैं भाई कि इसमें आपका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। दोनों क्या होंगे? निश्चित। तो इसको ग्राफ के तरीके से इस तरीके से बना सकते हो याद करने के लिए। तो ठोस की आप परिभाषा क्या दे सकते हो? ऐसी अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है। वे सभी हमारी किसके अंतर्गत आती है? ठोस में। और ठोस में जो ठोस के अणु बहुत ही पास पास होते हैं, इनको दबाने पे इनमें कोई भी मतलब जैसे दबाएंगे तो इनकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहता है, बदलेगा नहीं। द्रव में क्या होता है भाई? द्रव में देखो हमारा इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अलग अलग होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। इसकी ये बात समझते हैं। देखो इतने में ही सारी परिभाषा आपकी छुपी हुई है। ठोस में सीधा कहेंगे इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसमें आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अर्थात जैसे आपने पानी लिया, पानी को हमने इस बर्तन में डाला तो उसका आकार धारण कर लिया। इसको मैं कटोरे में डालूंगा तो पानी कटोरे का आयतन धर लेगा। तो मतलब आकार उसका जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन आयतन वो निश्चित है। जितना पानी इसमें है, मान लीजिए 1 पाव है तो 1 पाव ही आपका क्या उस बर्तन में भी रहेगा। तो इसका आयतन निश्चित होगा ना भाई। तो इसका आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार इसका बदलता जाएगा। और गैसों में क्या होता है? दोनों आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन, आयतन दोनों के दोनों क्या? अनिश्चित होते हैं। दोनों ही निश्चित नहीं रहते इसमें। इसमें दोनों निश्चित, इसमें दोनों अनिश्चित, इसमें एक निश्चित एक अनिश्चित। तो बातें क्लियर हो गई। इतनी बात आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके पॉइंटों के बारे में समझेंगे। तो इतनी बात आप लोग समझ गए। द्रव की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ऐसी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। अभी मैं पूरी डिफिनेशन लिखूंगा, अभी समझा रहा हूं सिर्फ। दूसरी अवस्था द्रव अवस्था होती है जिसमें आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। और गैसीय अवस्था में इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं इतनी बात समझ गए होंगे। हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था में आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया। जैसे लोहा, पीतल, तांबा आदि हो गए। इसमें नोट पॉइंट क्या है? इसमें पदार्थ के कण पास पास होने के कारण इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। बहुत मजबूती के साथ ये बंधे होते हैं। अब जैसे ये है ठोस अवस्था में, इसको मैं चापूंगा या दबाऊंगा तो इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि इसके अणु जो है वो बहुत ही पास पास में है। ठीक है। और दूसरा आता है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था को भी मैंने बता दिया कि द्रव अवस्था में आयतन जो होता है वो निश्चित रहता है लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि पानी को अगर मैंने इस तरीके से दिया तो इसका धारण कर लिया। अगर पानी को मैं फिर से इस लोटे में डालूंगा तो लोटे के आकार का धारण कर लेगा। तो आप समझ गए कि भाई
इसमें आयतन तो निश्चित होता है, जैसे 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आयतन अलग अलग, मतलब इसका आकार अलग हो जाएगा। कटोरे में डालेंगे तो कटोरे का आकार ले लेगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा। तो आप समझ गए, जैसे पानी, पेट्रोल, डीजल आदि। इसमें भी नोट पॉइंट में समझेंगे, इसमें पदार्थ के कण ठोस की अपेक्षाकृत थोड़े से दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें आकर्षण बल भी जो होता है वो ठोस के अपेक्षा थोड़ा कम काम करता है। ठोस में सबसे अधिक काम करेगा आकर्षण बल, द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम काम करेगा, गैस में एकदम नहीं काम करेगा, इसके अणु बहुत दूर दूर पे रहते हैं, इसमें आकर्षण बल बहुत कम काम करता है, इसलिए आवारा की तरह घूमते रहते हैं। देखो भाई, इसमें क्या है भाई, ये बहुत ही दृढ़ था, अपने परिवार को संगठित करके रखा है, अपने बच्चों को बहुत दूर नहीं भेजा, इसके अणु एकदम पास पास घर में बंधे हुए रहते थे। इसने क्या किया, थोड़ी सी ढिलाई की, इसके अणु जो थे थोड़े दूर दूर पे है, मतलब इसकी अपेक्षा थोड़े दूर दूर टहल रहे थे। गैस में क्या है, गैस के अणु जो है एकदम आवारा टाइप के हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं है, चाहे जहां तक टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इसीलिए देखो, गैस को जैसे हम लोग स्प्रे छिड़कते हैं, सेंट मारते हैं, तो इसके अणु बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तभी तो दूर दूर तक महक आती है। तो आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे, इसे नोट करें आप। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे इसमें इत्र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आदि गैसें हो गई, ठीक है। इसमें देखो, पहले अभी समझ लिया ठोस में क्या था, ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव में आकार अनिश्चित आयतन निश्चित, और गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस में हमने समझा इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। द्रव में हमने समझा कि द्रव में क्या है, इसके अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा थोड़े कम होते हैं। और गैसीय अवस्था में इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस और द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें आकर्षण बल नगण्य होता है, आकर्षण बल इसमें नगण्य के बराबर होता है। अब एक बात समझ लेते हैं इसकी संपीड़ितता के बारे में। इसमें जो संपीड़ितता होती है और ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। देखो, संपीड़ितता का मतलब हो गया दबाना, जैसे ठोस कोई वस्तु है, कोई वस्तु ठोस अवस्था में है तो इसको दाबेंगे तो इसकी दबेगा, ये नहीं दबेगा। द्रव अवस्था में कोई चीज है, जैसे आप बॉल ले लीजिए, गुब्बारा ले लीजिए, उसको आप लोग ऐसे ऐसे करेंगे उसमें, तो क्या होगा, द्रव अवस्था में उसमें पानी भर दीजिए किसी थैली में, उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो दबेगा ना, तो ये द्रव अवस्था में उसकी संपीड़ितता होगी। गैसों में संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, जैसे इस तरीके से चापेंगे तो चपते हैं सिलेंडर के, वैसे गैस को छोड़ दीजिए, गैस उड़ने लगते हैं। तो आप कह सकते हो कि इनकी जो संपीड़ितता होती है ठोस और द्रव से अधिक होती है संपीड़ितता इसकी, ठीक है। तो चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था को जब उष्मा दी जाती है, ठोस अवस्था को जब उष्मा दी जाती है तो ये परिवर्तित हो जाती है द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था को जब उष्मा दी जाती है तो परिवर्तित हो जाती है गैस अवस्था में। गैस अवस्था को बस शीतलन में लाया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है, फिर से वो गैस अवस्था में द्रव अवस्था में आ जाती है, और द्रव अवस्था को फिर से शीतलन किया जाता है, इसे ठंडे रूप में लाते हैं तो ठोस हो जाता है। जैसे सपोज करो आपके पास बर्फ है, बर्फ है तो वो ठोस अवस्था में है, बर्फ को आपने उष्मा दिया, पिघल गया तो द्रव अवस्था में हो गया, द्रव को आपने फिर से उष्मा दिया तो भाई वो उबलने लगेगा, उबल के वो वाष्प की अवस्था में हो जाएगा, जो हमारी क्या कहलाएगी, गैसीय अवस्था कहलाएगी। गैसीय अवस्था को फिर से शीतलन में लाया जाता है, जब गैस हवा के रूप में उड़ जाता है आसमान में, तो यही हमारा क्या, जब शीतलन मतलब ठंडक होती है, रातों में ठंडा हो जाती है, तो ओस के रूप में, ओस की बूंदों के रूप में वापस आ जाती है द्रव अवस्था में। फिर जब द्रव अवस्था को शीतलन किया जाता है, ठंडा किया जाता है, द्रव को, जैसे पानी को फिर से हम फ्रिज में रख देते हैं तो पानी फिर से क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। बात समझ में आई। ठोस को जब उष्मा दी जाती है द्रव बन जाता है, द्रव को उष्मा दी जाती है गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस को शीतलन में लाते हैं द्रव बन जाता है, द्रव को फिर शीतलन किया जाता है, फिर से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातें में जैसे हम देखेंगे गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है।
सीधी सी बात, जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस कम से कम तापमान पे कम से कम गर्म करने पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाए, जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाए तो हमारा क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है, जिस तापमान पर द्रव मतलब पानी जो है उबलने लगता है, उसे हम इसका क्वथनांक कहते हैं। गलनांक, न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाए। क्वथनांक, जिस तापमान पर द्रव उबलने लगे, क्वथनांक कहलाता है। वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर, मतलब क्वथनांक इससे कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातन में ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ गए। गलनांक, जैसे हमने कहा ठोस हमारा क्या है, बर्फ है, जब वो पिघलकर द्रव बन जाता है तो वही क्या कहलाता है, गलनांक। क्वथनांक क्या है, ऐसा तापमान जब हम पानी रख देते हैं वो खौलने लगता है, उबलने लगता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वाष्पीकरण क्या, क्वथनांक से कम तापमान, मतलब इससे कम तापमान पर जब द्रव वाष्प के रूप में उड़ने लगे, पानी को गर्म करें वाष्प के रूप में जब निकलने लगता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर है उसको हम जलाते हैं, वो द्रव में नहीं परिवर्तित होता है, कपूर सीधा ठोस से सीधा उड़ जाता है, गैस अवस्था में जल के उड़ जाता है, तो ये हमारा जो होता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, सबको आप लोग 1 बाय 1 करके आप नोट्स बनाते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, बाद में पूरा एक साथ में रिवीजन कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ इसे समझ रहे होंगे, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातों में कुछ पॉइंट हमने लिखा है, जैसे इसे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब पॉइंटों को आप नोट करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे भाई, शुरू से लेके लास्ट तक देखें, क्योंकि आगे अभी सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा 1 बाय 1 करके, बहुविकल्पी हो, अतिलघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो, सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं बर्फ का गलनांक। पहली पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक दोनों वायुमंडलीय दाब पर ही निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब के कारण ही ये गलनांक और क्वथनांक आपस में बदलते हैं एक दूसरे पे। दूसरा पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है। ध्यान देना, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा लेकिन क्वथनांक बढ़ेगा। वायुमंडलीय दाब को बढ़ने से गलनांक घटता है, क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है। अब तीसरी पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दाब पर बर्फ का जो गलनांक होगा कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होगा, और जल का जो क्वथनांक होगा कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो होता है उबलने लगता है ना। तो इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 है, ऊंचे पर्वतों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है। तो आशा करता हूं इन पॉइंटों को आप समझ गए होंगे, इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगली पॉइंट एक देख लेते हैं। एक इससे पहले हमारा था तापमान का मात्रक, उस वाले पॉइंट को देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना कि किस तरीके से डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदला जाता है, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदला जाता है, तो उस टॉपिक को देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को, तापमान का मात्रक। तापमान को मापने के लिए कई प्रकार के मात्रक प्रचलित हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन। जैसे हम देखेंगे नोट पॉइंट में कुछ समझेंगे। तापमान का मात्रक समझ गए कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। तो अब आप लोग देखते हैं, कुछ लोग हमेशा देखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा होता है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सही मात्रक नहीं है। जो आजकल प्रचलन में मात्रक होती है, मात्रकों की पद्धतियों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। मात्रकों की 4 पद्धतियां होती हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। इस समय एसआई चल रहा है, जो एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। तो एमकेएस पद्धति में मतलब एसआई मात्रक जो होता है, देखो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है, जिसको ध्यान रखेंगे। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अब हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे, इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। क्या है ये, देखो केल्विन एवं सेल्सियस के बीच में क्या संबंध है।
क्या संबंध होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है 273.15 केल्विन। दशमलव के बाद 15 है उसको छोड़ देते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। इस बात को रखेंगे ध्यान से, नोट पॉइंट को इसको समझेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए, ध्यान से देखना, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 घटाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मैं कहूं 24 डिग्री सेंटीग्रेड, एक डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में लिखो। अगर मैं कहूं इसको केल्विन में बनाना है तो आप क्या करेंगे, तो सीधी सी बात भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बनाने के लिए 273 जोड़ते हैं, तो 24 में हम क्या जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे, सॉरी 27 लिख दिए, 24 में 273 जोड़ देंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या निकल के आएगा भाई, केल्विन निकल के आएगा। तो जोड़ो 7 4 3 7 7 3 7 2 9 और 297 केल्विन आ गया। बात समझ में आएगी। 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, 24 प्लस 273, क्योंकि केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है। इसी तरीके से एक और मान लीजिए मैं ले लूं, मैं कहूं 85 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो कैसे बदलोगे, क्या लिखोगे, सिंपल आप समझ गए, 85 प्लस 273 जोड़ देंगे, 8 5 3 8 हो गया हमारा, यहाँ से 7 8 15 5 हो गया, यहाँ से लगा 1 2 1 3 केल्विन। बात समझ गए। अब अगला क्या होता है, दूसरा हमारा क्या है भाई, जैसे मान लीजिए 500, मैंने कहा 500 केल्विन है, इसे मैंने कहा डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 500 माइनस 273, घटा देंगे तो कितना आएगा, हासिल लिया 10, 10 में से 3 गया 7 आ गया, 9 में से 7 गया 2 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, इतना डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। इसको चेंज करना आप लोगों को आ गया, तो ये सारे टॉपिक आप लोग एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। अब बात आती है न्यूमेरिकल की, तो आगे हम लोग देखते हैं इन सब में सारे बात न्यूमेरिकल की रखते हैं और 1 बाय 1 करते हुए सारे न्यूमेरिकल हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको पूरा एक तरफ से एक तरफ देख लें। तो ये सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या, न्यूमेरिकल बचा है, जो न्यूमेरिकल की वैल्यू मतलब सारे न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देखिए। थ्योरेटिकल पॉइंट जितना था हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना के आप लोग इसे लिख लेंगे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल आप अपने मन से कुछ क्वेश्चनों को बनाएंगे, 85 100 200 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे। आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो देखेंगे सारे न्यूमेरिकल मतलब जितने प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम सेकेंड मतलब दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो आपका हमारे आसपास के पदार्थ में हमने देखा ये पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में हमने जितने थ्योरेटिकल पार्ट थे सबको कवर कर लिया, दूसरे पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।